कि कौन नहीं चाहता बेफिक्री से जीना, मगर शायद उनके घर पे अच्छे हाल नहीं है। मैं तो कल ही चला जाऊं पहाड़ों में चाय पीने, पर पीछे माँ ने आवाज़ दी है कि दाल नहीं है। वेलकम टू द सेकंड एडिशन ऑफ किरदार कहानी किस्से। थैंक यू भाई, कैसे हो? कैसे हो भाई आप? मैं बढ़िया। और क्या? गुजरात कैसा लग रहा है आपको? गुजरात बहुत बढ़िया है। आते ही बढ़िया सी दाबेली खिला दी आपने, चाय पी ली और सॉर्टेड है। मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। इवन मेरी सबसे जो फेमस लाइन है सूरत स्टेशन के बाहर, हाँ, वो भी देखो गुजरात का ही नाम है उसमें। तो अच्छा लग रहा है। तो शुरुआत करते हैं कि आपकी जर्नी एज एन आर्टिस्ट। आप ऑथर भी हो, आपने किताबें लिखी है, आप पोएट्री करते हो, फिर आप म्यूजिक पे आ रहे हो। तो ये जर्नी की शुरुआत कैसे हुई? शुरुआत हुई वही एक कहीं कोई लाइन लिख देते हैं हम लोग और हमको लगता है अरे भाई साहब तुमने बढ़िया लिख दिया कुछ। फिर हम 4 दोस्तों को पकड़ पकड़ के सुनाते हैं कि देख भाई मैंने लिखा है। फिर उनमें से किसी दोस्त ने ये कह दिया कि हाँ भाई ठीक लिखा है। अब वो सही कहा नहीं गलत कहा वो तो वही जाने है, लेकिन उसने कह दिया कि भाई ठीक है। हमें लगा कि भाई और लिखते हैं। बस लिखना चालू रहा। फिर सोचा इसका क्या करें, लिख तो लिया। फिर वही कहीं थोड़ा कंट्री म्यूज़िक वगैरह सुना इधर उधर। कहीं ना कहीं एक इंटरेस्ट था मेरा कॉलेज से ही। कॉलेज में भी मैंने एक बार गिटार खरीदा था। ऐसे वो तो नहीं 2-2,500 का, एकदम जो बजता नहीं है ढंग से, लेकिन वो एकदम दिखने में बहुत सेक्सी लगता है। तो उसको ले लेके मैं भाई पूरे कैंपस में फोटोज खिंचाता था। और तो कहीं ना कहीं वो थी इच्छा, लेकिन उस तरह का पागलपन नहीं था। लेकिन फिर जब कॉलेज वाले से निकले तो फिर कॉलेज से निकले फिर और लिखना शुरू किया। तो धीरे धीरे सोचा कि यार इसको हम म्यूजिक में ढालना शुरू करें। तो ये समझ लो वहीं से कहीं शुरुआत हुई है। देखो जैसे मैं कॉमेडी करता हूँ, जैसे प्रोडक्शन करते हैं तो कॉमेडियन जैसा बोलते हैं काफी लोग, ऐसा इग्नोरेंस गिन लो कि लोग तो सिर्फ गिटार इसीलिए बजाते हैं लड़कियां पीछे बैठे हैं। इंजीनियरिंग कॉलेज में दिस इज द मेजॉरिटी व्यू। तो मतलब क्या आपका भी उसी वजह से शुरू हुआ था या? यार मेरे को लगता तो था कि मैं कूल लग रहा हूँ। उससे मना नहीं करूँगा। और कहीं ना कहीं लड़की के लिए तो मैंने नहीं शुरू किया था। मैंने शुरू तो अपनी जो राइटिंग्स है उनको कैसे ना मैं उनको लिखता था ना, तो मैं ऐसे गाने की तरह लिखता था। मेरे से दिमाग में चलता रहता था कि हम इसको ऐसे गाएंगे, ऐसा समझ रहे हो। सिंगर बनने का नहीं था, बट ऐसे कहीं ना कहीं एक धुन आती थी मन में। तो गिटार सीखने का यही था कि यार क्या पता मैं ये बजाना सीख लूँ। वो बोनस था कि हम सेक्सी भी लग रहे हैं, गिटार लेके घूम रहे हैं। स्थिति वहां होती थी जब कोई पूछ लेता था भाई कुछ सुनाओ। क्योंकि आता कुछ भी नहीं था। तुझे देखा तो ये जाना जन्म की टिंग 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 वो जरूर सीखी थी सबसे पहले, वही देख सुनाता था 2-3 दोस्तों को। तो वही है। सो लाइक राइटिंग, then music, then playing also. तो as an artist, do you see yourself as a performer like Triple Threat ये सब, या कोई एक में you feel comfortable with कि I am a poet, I am a writer? नहीं, मुझे लगता है मैं एक पैकेज हूँ, समझ रहे हो। पहले मुझे लगता था कि क्या वो ना परफॉर्मर एक तरह से समझ लो कि हम एक पूरा पैकेज लेके चल रहे हैं, उसको कहीं भी तोड़ेंगे तो वो पहिए हैं मेरी गाड़ी के, समझ लो। तो जब शुरू में जब लिखता था तो मुझे ऐसे लगता था कि मैं गाने का मेरा सीन नहीं है, कोई और गाएगा ऐसा। लेकिन अब जब विथ टाइम या शुरू में भी जब मैंने 2-3 गाने गाए तो मुझे ये लगा कि यार यही गाना कोई दूसरा गाएगा ना, चाहे वो कितना भी अच्छा गाए, कितना भी बेहतर गाए, पर उसमें वो रॉनेस वो चली जाएगी, वो एक चली जाएगी कि भाई इस बंदे की मन से निकली है ये बात, समझ रहे हो। तो विथ टाइम मुझे ये चीज़ इसका एहसास हुआ कि कनेक्शन बहुत ज़रूरी है। अगर मैं कुछ बात कह रहा हूँ और सामने वाले बंदे को मन में जा रही है और उसको ये बिलीव हो रहा है कि यार ये राहगीर भाई अपने दिल से कह रहे हैं, समझ रहे हो, तो वही एक आर्टिस्ट की जीत है। मुझे लगता है अगर कोई आदमी उसको गाएगा, चाहे वो बहुत अच्छा गाएगा, बट
जब सामने वाले को वो नहीं लगेगा कि यार ये इसके मन से आ रही है बात, तो कहीं ना कहीं वो चीज़ रहती है। तो मेरे जर्नी में सबसे बड़ा साथ इसी का रहा है कि मुझे लोगों से कनेक्ट मिलता रहा है। तो मैं ऐसे एक लेबल तो मैं नहीं लगाऊंगा अपने आप को, और आई थिंक एक पैकेज ये जो है। हाँ, तो आपके जो गाने होते होंगे, क्या जयपुर क्या दिल्ली मेरे गांव, इन सब में एक अलग सी वाइब है। हाँ, तो ये आपने जब लिखना शुरू किया तो आप इसी वाइब में लिखते थे, या फिर आपने जब लिखा आपको अच्छा लगा तो आप उस वाइब में लिखते हो? यार इसमें ना ऐसे वाइब का कोई मेरा वो नहीं है ना। मुझे लगता है कि मैं वही लिखता हूँ जो मुझे आता है, जो नेचुरली आ रहा है, जिस तरह का मैं आदमी हूँ। अभी क्या होता है कि हर आर्टिस्ट को मुझे लगता है जो जिसको लंबी रेस दौड़नी है उसको कहीं ना कहीं अपने मन से चलना पड़ेगा ऐसा। तो मुझे भी अब लोग होता है ना कि मेरे गाने ज़्यादातर किस थीम पे होते हैं, उनका जो लैंग्वेज है बहुत ही सरल होता है, और मतलब हर कोई समझ सकता है चलता फिरता। मेरा स्टाइल भी वही है शुरू से ना, कि मैं ट्रैवल करता था और इधर उधर जैमिंग करता था कहीं पे भी। तो उस जैमिंग में क्या होता था, राह चलता आदमी भी कोई अरे ये क्या चल रहा है, रुक गया 5 मिनट बातें सुनी, तो उसको समझ है, उसको फील हो कि अरे हाँ यार कुछ तो कह रहा है, मैं भी ऐसे सोचता हूँ। तो वो बैठेगा 5 मिनट की जगह वो 15-20 मिनट आधा घंटा बैठ के चला जाएगा। तो मेरा वो स्टाइल भी वही रहा है, और मुझे आता भी यही है कि मैं हूँ ही नहीं वो आदमी जो कुछ भारी भारी शब्दों में बातें करे, क्योंकि कहीं ना कहीं हम भाई गांव में रहे हैं, वहाँ से जहाँ भी निकले हैं हमारे दोस्त भी ऐसे ही रहे हैं, और कभी वो एकदम क्या बोलते हैं उसको, सोफिस्टिकेटेड वाला या ऐसा कि भाई हमें उर्दू बहुत पढ़ने को मिली, वो भी नहीं मिली। हम हिंदी मीडियम से पढ़े हुए हैं, तो जब वो आती ही नहीं, तो हालांकि सीखा है बाद में, इंग्लिश सीखी और भी बहुत कुछ सीखा, लेकिन कहीं ना कहीं जो लैंग्वेज में आप सबसे ज़्यादा कंफर्टेबल हो और जो लैंग्वेज हर किसी को समझ आए, समझ रहे हो, अभी चाहे मैं मेरी दादी भी सुनेगी तो उनको समझ आएगा कि क्या कह रहा है ये लड़का, है ना, या कोई भी आदमी, एक हम किसी को टारगेट नहीं कर रहे। जैसे अगर आप एकदम ऊंचे दर्जे की उर्दू या ऐसा कोई लिखते हैं, तो उसमें क्या है कि वो लोगों को ज़्यादा, उनको सबसे ज़्यादा रहता है कि जो मुशायरे में सुनते हैं या जिनको उर्दू की समझ है। मेरा थोड़ा बोलचाल की भाषा वाला सिस्टम ज़्यादा है कि हर कोई सुन सके, समझ सके, और सीखना चालू है, ऐसा नहीं है। उर्दू हो, इंग्लिश हो, कोई भी लैंग्वेज हो, तो मैं सीखता रहता हूँ। तो ज़्यादा मतलब यही है मेरा मेन, जो मुझे ऐसा लगता है कि मैं ऐसे कोई वाइब सेलेक्ट नहीं की। हाँ। ये समझ लो कि वो वाइब मेरे से चिपटी हुई है वो मैं ही हूँ ऐसा। तो आपने इंजीनियरिंग की है, इंजीनियरिंग वाला बंदा, और आपने शुरुआत में गिटार खरीदी, आप गा रहे थे, आपको मजा आ रहा था, तो कभी आपने सोचा था कि आप पंकज त्रिपाठी जैसे एक्टर के लिए प्लेबैक करोगे, और उनके साथ काम करने का आपका एक अनुभव कैसा था? देखो यार, सोचा तो मैंने, सही बताऊं तो कुछ भी नहीं था, है ना। मुझे लगता है मैं सोचता तो शायद मैं आ ही नहीं पाता इस लाइन में है ना। कहीं ना कहीं जब मैंने छोड़ा था जॉब या जो भी है, तो उस टाइम पे मेरा सोचा सिर्फ ये था कि यार ये मुझे इंटरेस्ट है, मैं देखता हूँ ये क्या बनता है। अगर थोड़े टाइम में मेरा नहीं होता कुछ, तो मैं वापस जॉब पकड़ लूँगा, क्योंकि मैं ट्रेंड भी नहीं हूँ, मेरा कोई बेस नहीं है, मुझे कुछ पता नहीं मैं क्या करूँगा। तो जब छोड़ा तो यही सोचा था कि यार कैसे भी करके अपना खर्चा निकलने लग जाए ना, नहीं निकलेगा तो हम कोई पार्ट टाइम जॉब ले लेंगे, या ऐसा मेरा विचार था। तो बस इसी, फिर देखा कि यार मज़ा थोड़ा आने लगा, और फिर ये भी देखा कि पुणे में इनमें रहना, पुणे रहता था ना मैं तब, तो वहाँ रहना और रेंट देना, और मतलब आपको 10-15 हज़ार कम से कम चाहिए ही चाहिए वहाँ सर्वाइवल में। और 10-15 हज़ार रुपए में तो मैं पूरे महीने घूम सकता हूँ, समझ रहे हो, मैं पूरा ट्रैवल कर सकता हूँ, और उससे भी कम लगता है अगर मैं लिफ्ट लेके घूमता हूँ, अगर मैं अपना टेंट लेके घूमता हूँ, अगर मैं लोकल लोगों के यहाँ रहता हूँ, तो इतने पैसे भी नहीं चाहिए। तो मुझे लगा यार प्लस मेरे को ये चाहिए भी, तो मैंने थोड़ा देखा हिसाब किताब, तो मुझे लगा यार कि मैं रोड पे चलते फिरते रहूँ तो मेरे लिए ज़्यादा बढ़िया रहेगा, मुझे मज़ा भी आएगा। तो फिर मैंने ट्रैवल शुरू कर दिया। तो धीरे धीरे एक होता है ना कि उस मोड़ तक रास्ता दिख रहा था, वहां पहुंचे तो फिर और दिखने लग गया। ऐसे करते करते हम पहुंच गए। और रही बात पंकज त्रिपाठी जी के साथ काम करने का, तो उनका तो
मेरे को डायरेक्टर जो हैं मूवी के सृजीत मुखर्जी, उन्होंने मुझे कनेक्ट किया था। और फिर मैंने जब रिकॉर्ड किया था हाँ। दिल्ली में, मुंबई में, तो उन्होंने ही मुझे बोला कि उनका डबिंग है पंकज त्रिपाठी का दूसरे किसी स्टूडियो में, तो आप उनसे मतलब मैंने कहा यार मैं तो मिलना चाहूँगा, है ना। तो मैं गया तो वही जैसे अपने मन में होता है ना कि यार एक लार्जर देन लाइफ कि यार इनसे मिल रहे हैं, है ना। तो कहीं ना कहीं मैं तो इतना ज़्यादा नर्वस या वैसे तो नहीं होता, लेकिन फिर भी एक मन में रहता है कि यार ये हम इनसे मिल रहे हैं ऐसा। तो लेकिन जब जैसे ही वो आए, उन्होंने कैसे हैं हाल चाल पूछा, हमने कहा कि यार हम आपके बड़े फैन हैं ऐसे, तो उन्होंने मतलब 1-2 मिनट में ही मुझे ऐसे कंफर्टेबल कर दिया। तो जैसे कि मैंने वो सौरभ द्विवेदी जी से बात की थी ललन टॉप पे, तब भी मैंने यही कहा था कि यार कुछ लोग जो होते हैं ना, उनका ऐसा व्यक्तित्व होता है कि वो मिलते ही ना आपको ऐसे एकदम सहज फील करा देते हैं। आप किसी को ऐसे उनके सामने छोटा नहीं लगता, समझ रहे हो, उनको लगता है कि एक ह्यूमन टू ह्यूमन आप बात कर रहे हो। तो वो उनका एक ऐसा मुझे लगा उनसे मिलके, और कहीं ना कहीं मैं फिर कंफर्टेबल हो गया। बहुत ही छोटी सी मुलाकात थी लेकिन बहुत यादगार है। और फिर हम जुड़ भी गए इंस्टाग्राम वगैरह पे भी। क्या बात है। कभी भूले भटके हम उनको कोई जन्मदिन की शुभकामनाएं दे देते हैं या कुछ ऐसा होता है तो जवाब मिल जाता है, हम खुश हो जाते हैं। और क्या चाहिए। तो मतलब ये दो चीज, पहले तो आपने बताया कि जहाँ तक रास्ता है वहाँ पे गए, और फिर मोड़ पे गए और मोड़ खुलते गए, तो क्या इसी वजह से आप राहगीर से आप जाते हो, लाइक इज दैट वाई? यार जैसे वैसे मेरा नाम सुनील है, अच्छा। लेकिन क्या है कि जब शुरुआत में कर रहा था तो जिस तरह के गाने में लिख रहा था, तो राहगीर मुझे कहीं सुनाई दिया, मतलब मैंने कहीं पढ़ा कोई किताब में, किसी स्टोरी, किसी पोइट्री में, मुझे याद नहीं एग्जैक्ट। तो मुझे लगा यार ये एक अच्छा नाम है, और जिस तरह का मेरा राइटिंग है मुझे लगा ये मुझे बहुत सूट करेगा। तो उस टाइम तो यही सोचा था, और अच्छा है कि मैंने चूज़ किया, क्योंकि भाई सुनील, ये हम कौन सी गाड़ी पे चढ़ गए ना, ये मज़ा नहीं आएगा यार, है ना। सुनील यही जंजाल, समझ रहे हो, लाइक मेरे गानों के नाम भी ऐसे है ना। तो मुझे लगता है कि ये आई थिंक ये एक मेरी जर्नी का एक पार्ट था, जो सब धीरे धीरे जो होता है ना कि आपकी छोटी छोटी चीजें आपसे जुड़ती रहती हैं। तो कहीं ना कहीं ये नाम भी एक ऐसे ही मेरे से जुड़ गया। अभी मैं खुद इसका इतना आदत हो चुकी है, मैं कभी ट्रेन बुक कर रहा हूँ तो पहले राहगीर डाल देता हूँ, फिर सोचता अरे भाई हटा। तो ये होता है, तो नाम से बड़ा अच्छा है, अच्छा लगता है। जैसे श्रेय भाई ने बताया कि आपके वो वाइब, आपके जो सॉन्ग राइटिंग का उसका है, राइट, तो हाँ। मेलनकनी वाइब आती है आपसे कि एकदम बेस रियलिटी में जो भाषा में जैसा आपने मतलब बोला, हम सब लोग सुन रहे हैं, यारों से सब बात कर रहे हैं उसी वाली वाइब में आप। हाँ भाई, कि जब भी जिंदा है आदमी कभी आसमानों की ओर देखता है और मर गया तो जमीन में सड़ने के लिए घर चाहिए। हाँ। ये तो क्या लिखा है? राइट, यार ये तो यार रोज हम सारे रोज देखते हैं, वही कहानी है। नहीं रोज हम लोग तो देखते हैं सुनते हैं, बट सबके साथ होता है, बट कोई ये लिखता नहीं है इतना इजी लैंग्वेज में। यार So, what was your thought or perspective behind this? इस लाइन के प्रति ऐसा, यार ये ना मैं जब मैं पुणे में था, हालांकि ये क्वेश्चन बहुत ही बहुत रिपीट हो रहा है बार बार, मतलब क्योंकि ये गाना फेमस हो गया ना, तो लोग पूछते हैं इसके बारे में। तो एक बार और बता रहा हूँ मैं। तो यार ये यही है कि मैं पुणे में एक बार ऐसे वॉक करने जाता था शाम को, तो वहाँ पे मैंने देखा कि ये बुके लग जाते हैं ना रोड किनारे पे, जो फूल वूल बेचने वाले। तो ऐसे ही था, तो यार कोई ऐसे मैंने कहीं सुना ऐसा कि भाई ताजा दे ऐसा करके, तो वो दिमाग में कहीं थॉट आया कि वो फूलों की लाशों में ताजगी चाहता है, आदमी चूतिया कुछ भी चाहता है, तो मेरे ये आया। फिर मुझे लगा यार ऐसे कोई बकचोदी वाली शायरी है, मतलब इसका कोई ऐसे लिटरेरी वैल्यू नहीं होगा, है ना। जाकिर खान के फर्जी मुशायरे में जाए। हाँ, मुझे लगा यार इसमें कुछ ऐसा बात नहीं है, समझ रहे हो, होता है क्योंकि मेरे सारे गानों में ना कभी भी ऐसे चूतिया ये सब वर्ड होते ही नहीं है, किसी भी गाने में नहीं मिलेंगे आपको, सिर्फ इसे एक गाने में ही है। और जब इसको मैंने लिखा था तो मुझे लगा था कि यार ये शायद ये मेरा वैसा नहीं है, कोई ऐसे बकचोदी में आया। अब भाई आपकी दाबेलियां डकारे मारा। तो उसको मैंने लिखा और मैंने सोचा कभी दोस्तों में मस्ती मजाक में सुनाएंगे, मजा आएगा।
तो वो पड़ी रही। फिर बहुत टाइम बाद ना मैंने वो लिखा, वो काट के झाड़ वाड़ मकान बना दिया खेत में। तो जब वो लिख के और जब आखिरी में ऐसे आया कि वही आदमी नदी चाहता है, तो मुझे लगा रहे तो कुछ भी चाहता वाली बात है। तो वो कनेक्ट हुआ और फिर वो जिंदा है तो आसमान में उड़ने। फिर ये तब आया जब मैं नदी चाहता है, कुछ भी चाहता है, तो उससे मैं सोच रहा था कि इससे क्या क्या राइम करता है, तो उससे रिलेटेड मुझे कोई मेटाफोर या कोई इंसिडेंट याद आता है। तो फिर जमी आया, कुछ भी जमी, नदी, जमी, वो मी ई वाला। तो जमी मेरे मन में आया, तो मैं फिर ये दिमाग में मेरे थॉट आया, तो इस तरह से ये गाना पूरा डेवलप हुआ। तो यही है कहानी। तो आपने जब गाना रिलीज किया वो बहुत लोगों ने सुना, हाँ, काफी वायरल हो गया। मतलब आपने जब बनाया तो आपने सोचा था कि ये ऐसा लाइफ चेंजिंग की एक पॉइंट एक तरीके से है वो लाइफ चेंज? बिल्कुल है भाई यार। अपन जब बनाते हैं तो इतना कहाँ सोचते हैं और सोच के बनाएंगे तो इतना होता भी नहीं है ये सब। तो कहीं ना कहीं मैं तो देखो गाने बनाते जा रहा था, डालते जा रहा था जब जब मेरे से हो पा रहा था। तो ये गाना भी पहले तो कई दिनों तक मेरे पास MP3 का पड़ा रहा कि यार इसमें मैं डालूं कि नहीं डालूं। 4 दोस्तों से पूछ रहा हूँ, भाई यार मैं ये डालूं कि नहीं, क्योंकि यार ये एकदम से लगेगा कि यार ये तो गंदे गाने गाता है, समझ रहे हो। गांव में कोई देखेगा कि क्या चुतिया गाने गा रहा है। तो मुझे लगा यार, मैं सोचता था, मैंने उसको आदमी बावला है का ट्राई किया, मैंने क्या क्या ट्राई किया, पर मुझे खुद ही नहीं मजा आया। फिर मैंने डाल दिया उसको, मैंने कहा देखा जाएगा ऐसा। और ये साल भर तो ऐसे ही पड़ा रहा था, 2-3 हजार इसके व्यूज थे। फिर ये उसके बाद एक वो भी एक अंग्रेज ने, एक गोरे ने कोई फॉरेनर था, मीम बनाता था, इंडिया में रहता था शायद, और उसने उस गाने को यूज किया अपने एक रील में, और ये वहां से माहौल शुरू हुआ था और फिर ये चलता चला गया। तो यार ये कुछ, और प्लस ये इससे पहले लाइफ चेंजिंग तो मेरे लिए एक राजस्थानी फोक सॉन्ग था, कान्या मान्या खुर, फोक भी नहीं कहूँगा, एक गोविंद सिंह राठौड़ जी थे राजस्थान के, उनका था। तो उसको मैंने ऐसे कहीं टपरी पे मैं गा रहा था और उसका रील वायरल हुआ था। तो सबसे पहले वहां से मेरा माहौल शुरू हुआ था। ये समझ लो वो चला था 5-10 दिन, इतने में ये वायरल हो गया था, ऐसा था। तो कहीं ना कहीं वो एक मोमेंट था जब सब हमारे लिए ठीक होने लग गया। तो एक पॉइंट होता है, जैसे आपने बोला आप दोस्त यारों में गाते थे, सुनते थे, जब आप ऐसा फेमस हो रहे हो तो उस प्रोसेस में बहुत सारे लोग आपसे मिलने आते हैं कि यार तुम तो बहुत गजब काम करते हो। तो उसमें से आपको वो सही लोग या सच्चे लोग कैसे पिक करते हो आप, या किस तरीके से होता है वो पूरा? यार ऐसे इसका तो ऐसे कोई प्रोसेस तो देखो नहीं है, टू बी ऑनेस्ट। वाइब का गेम, जैसे आप कह रहे हैं, आप वाइब वाले आदमी, मैं समझ गया। हिमाचल तो नहीं हो गया ना रिसेंट? बाबा वाइब प्लान है वैसा। तो मुझे ऐसा लगता है कि यार अपना एक ना वो इंस्टिंक्ट आ जाते हैं कि यार किसी से मिलके आपको बहुत अच्छा लग रहा है तो आप उनके साथ और टाइम स्पेंड करते हो, उनसे बात करते हो। किसी से मिलके आपको नहीं उतना आता, वो नेचुरल है, वो एक फ्रीक्वेंसी है यार, किसी से मैच हो गई तो अपन इतने लोगों से मिलते हैं, बातें करते हैं, जो जिनके साथ हमारा दिल लगता है वो ठहर जाते हैं, बाकी सब हम भूल जाते हैं, आगे बढ़ जाते हैं। तो वही है, मेरा भी ऐसे ही है। मैं काफ़ी लोगों से मिलता हूँ मेरे ट्रेवल्स में, और जो मेरे उस टूर में शुरू से जब मैं घूम रहा हूँ तब से जो लोग मुझे मिले हैं अच्छे से, जिनके साथ मैंने कभी चाय पी है, जिनके साथ बैठा हूँ, तो उन सबसे मैं मोस्टली मैं टच में हूँ, बात कर लेता हूँ, उनके शहर जाता हूँ तो याद कर लेता हूँ। तो यही है, ऐसा कोई प्रोसेस नहीं है भाई। दिल को कुछ अच्छा लगा, लग गया, नहीं लगा, ऐसे होता है। कभी कभी गलत भी हो जाते हैं, कभी सही हो जाते हैं, तो चलता रहता है। मैं आपको पूछूंगा यार, आप कॉमेडी करते हो और आप भी पोएट्री करते हो, तो आप अपने बारे में बताओ यार। कुछ मेरा क्या है, हर बार इंटरव्यू ले रहे हो तो आप कॉमेडी यहीं पे करते हो? हाँ, यहीं पे करता हूँ, वडोदरा, गुजरात। ओके, तो आप डालते हो यूट्यूब वगैरह पे? रिलीज किया है? रील्स नहीं, आई एम नॉट प्लानिंग टू रिलीज माय कंटेंट एज थोड़ा गुजराती इंग्लिश में डेवलप करें। रील्स का प्लान चल रहा है, वन लाइनर्स डालेंगे। हाँ भाई डालो, जमाना है। आप बताओ भाई। मैंने इंजीनियरिंग की है। मैं 14 में शुरू किया, 18 में खत्म हुआ इंजीनियरिंग। तो तब मैंने ओपन माइक्स में जाना शुरू किया था ऐसा। और फिर ओपन माइक्स में तब ऐसा था कि हमारे में इधर ऐसा कल्चर था कि आप पे करो 100 रुपए और फिर आप परफॉर्म करो। हमारे यहाँ भी था, मैंने देखा रिसेंटली। तो फिर हाँ यार, मतलब उसका कोई सेंस मुझे ऐसा था कि अगर मैं एक आर्टिस्ट हूँ और मैं अपनी आर्ट को शोकेस करने के लिए भी मैं पैसा दे रहा हूँ, और प्लस तुमको मिलना चाहिए। हाँ
तो फिर मैंने अपना ये आर्टिस्ट हब है जो हमने शुरू किया, तो हमने यही सोचा था कि हम लोग आर्टिस्ट से पैसे नहीं लेंगे। नहीं सही है। तो सर्किट में ऐसी बातें भी हुई कि आप सरवाइव नहीं कर पाओगे, सिर्फ ऑडियंस कैसे आप, क्योंकि वडोदरा एक बहुत छोटा शहर है, इसमें जनता लाना बहुत मुश्किल है। अरे भाई गली गली में आर्टिस्ट भरे हैं, आप सही माहौल बनाओ, लोग आएंगे, आपको लाने की जरूरत नहीं है। तो बस वही सोच के हमने ये आर्टिस्ट अब शुरू किया, प्रोडक्शन में आ गए और पोएट्री बीच। तो मुझे ऐसा था कि मुझे पे नहीं करना, इसलिए मैंने खुद का प्रोडक्शन शुरू किया। सही है भाई, यही करना होता है। मेरा भी यही मंत्र है कि जब मैं अपन किसी को पे नहीं कर सकते ना, तो खुद सीख लो वो चीज। तो मैं जैसे वीडियोस में मेरे खुद ही बनाता हूँ, मतलब मेरे किसी चाचे के लड़के को पकड़ लिया, किसी को पकड़ लिया, उसको ट्राइपॉड पे कैमरा लगा दिया, मैं बैठ गया, उसको बिठाया वहां पे, फोकस कर दिया, सेट कर दिया, मैं कहा भाई अब लाल वाला बटन दबा दिया जब मैं समझ रहे हो, फिर एडिट करना सीख लिया। तो कहीं ना कहीं जब आप नहीं किसी को, उसके बाद ही तो फुल पैकेज बनते हैं। शुरुआतें ऐसे ही बनती है भाई आप, और प्लस आपको जब चाहे काम कर लिया, दूसरे के भरोसे आप बैठे रहते हो कि यार वो कब करेगा, उसको 4 बार फोन करोगे। तो चाहे आप थोड़ा सा कच्चा काम कर लो, लेकिन एटलीस्ट जब मन करे दिल टाइम टू टाइम कर तो लोगे ना। अच्छा है भाई, ये मुझे काफी सही अप्रोच लगती है, आपने भी बढ़िया किया शुरू किया। क्योंकि मैंने भी जब शुरू किया था तो मैं भी ओपन माइक से ही मैंने शुरू किया था पुणे में। तो मेरे दोस्त हैं जिम्मी और रोहित वगैरह, तो वहाँ पे ओपन माइक कराते थे वो। तो मैं वहाँ पे वह भी मुझे 10-15 मिनट मिलते थे, तो मैं 2-4 गाने गाता था वहाँ पे। तो वहीं 2-4 बार उनके साथ परफॉर्म किया था और देखा कैसा जा रहा है, पर वो पैसे वैसे नहीं लेते थे। और वो ना ऐसे क्लब में कराते थे, लाइक शो भी हो गया, कैरियोके हो गया। तो उसमें क्या होता था कि क्लब में भी माहौल बना रहता था। तो ऐसे अलग से करने में तो देखो आपको साउंड का, इन चीजों का पैसा लगता है। बट आप किसी कैफे पे, किसी क्लब पे आप सेटअप कर लोगे। अब उनका कैसे रहता था मुझे नहीं पता, क्या पता उनका क्या सीन था, बट मुझे ऐसे लगता है कि आप किसी कैफे पे इन पे करोगे तो वो कैफे वाला ही आपको सपोर्ट करेगा, क्योंकि लोग आएंगे तो चाय पानी पियोगे, तो उनका कुछ प्रमोशन भी होगा, खर्चा पानी भी निकल जाएगा। तो वही है। तो अच्छा है भाई, आपने शुरू किया, इधर उधर पूरे गुजरात में फैला दो, फिर हम आया करेंगे शो करने। और आप ही क्या करें आप। और श्रेय भाई और आर्टिस्ट हमने लाया ऐसे तो रेवोल्यूशन जो बोल सकते हैं। हम लोग ऐसे 4 साल से, क्योंकि जब मैंने शुरू किया तब मेरा एक फ्रेंड था भौमिक करके, जो अभी वडोदरा सर्किट में पोएट्री करता है। हम लोग कॉलेज में ऐसे ही चाय पी रहे थे कैंटीन में, फाइनल ईयर था, क्या करना है सोच रहे थे। वो बोला कि उसने कोई, वो गजल लिखता है, वो बहुत बढ़िया लिखता है, उसने मुझे सुनाई, भौमिक त्रिवेदी। तो उसने मुझे एक अपनी गजल सुनाई, मैंने बोला यार ओपन माइक में परफॉर्म किया। तो बोलता है ओपन माइक क्या होता है, मुझे ऐसा कुछ नहीं पता, हम तो ऐसे ही अपने हॉस्टल में रहते हैं, रूम में सुनाते हैं बंद। तो तब मुझे ये क्लिक हो, वडोदरा में बहुत सारे ऐसे परफॉर्मर्स हैं जिनको पता नहीं है कि ऐसा सब होता है। तो फिर हम लोगों ने धीरे धीरे ये कंसेप्ट यहाँ पर उतना कॉमन कर लिया कि अभी ओपन माइक्स तो एटलीस्ट सबको पता है कि क्या है, कोई कंटेंट टेस्ट करना है तो कोई आ जाता है। नहीं भाई बहुत सही है। देखो यहीं से निकलते हैं आर्टिस्ट हैं, अपन अपना तो जो भी है कर रहे हैं, बट अपन किसी और को भी सीढ़ी दे रहे हैं। क्या होता है कई बार अपन हम 4-5 लोग शुरू करते हैं, उनमें से जरूरी नहीं कि सारे कहीं उतना ग्रो करें या लाइफ में कंटिन्यू रखें, कल को कोई और काम करने लग गए। बट वहां से कोई और बंदे की हो सकता है कि आप उसकी जर्नी का वो पार्ट बन रहे हो, शुरुआत का, समझ रहे हो कि यार क्या पता आप ये माहौल नहीं मिले तो वो बंदा आगे ना ही जाए। अपने घर में ट्राई कर ले, बड़ौदा में है, अब बड़ौदा में ट्राई कर लेगा अपने लोगों में, चलो कोई बात नहीं, आके सुना दिया, वही बंदे को थोड़ा आत्मविश्वास मिलेगा किसी दूसरे शहर में जाके करने के लिए। और तो लोग क्या है कि अपने आर्ट को बहुत कैजुअली ले लेते हैं, जो वो अच्छा करते हैं उसको कैजुअली ले लेते हैं और फिर धीरे धीरे उस पर फोकस नहीं कर पाते। वही है, माहौल अगर आप दे रहे हो किसी को, कई लोगों का तो अलग अलग तरह के लोग होते हैं। मुझे लगता है कोई आदमी होता है वो एकदम, हमारे यहाँ बोलते हैं ना कि एकदम जिसको कि हाँ मैं करूंगा ऐसा, और वो जाके करता रहेगा हर जगह, उसको लगेगा बड़ा सूरत में कुछ हो रहा है वो वहाँ जाके भी करेगा। ऐसे लोग हैं होते हैं, और वो बंदे करते हैं कुछ करते। कुछ लोग ऐसे ना थोड़े शाई टाइप के होते हैं कि यार वो हर जगह से मैं बोलूँ कैसे, खुल नहीं पाता। हाँ, उस ऐसे लोगों के लिए जरूरी है वो। अच्छा है भाई, बहुत ही बढ़िया। तो राजवीर भाई अभी जैसे ये एक शो है राइट हमारा, किरदार कहानी किस्सा, तो 2nd सीजन है हमारा। अच्छा। तो इसमें हमारा एक फॉर्मेट है कि जितने भी एपिसोड्स होंगे, पहला निधि नरवाल जी के साथ हुआ, दूसरा लव भाई के साथ हमने किया, ये आपके साथ तीसरा कर। अच्छा। तो हमारा भी ये प्लान है कि हर में जितने भी जो भी लोकल पोएट्स है उनको 3-3, 4-4 लाइन का एक स्पॉट देंगे इन दिस, ये जो पूरा पॉडकास्ट होगा। तो अभी इसमें हम लोग सोच रहे कि भौमिक भाई की बात हुई अभी, तो शायद उनको ही ले लेंगे।
अरे वाह, है ना। हाँ तो भाई, मैं जिनका आपका सिर्फ उनको मतलब आपको उनका एक इंट्रोडक्शन दे देता हूँ, बिल्कुल है ना। लाइक मेरे को ना कोई भी पीस होता है पोएट्री या ये, तो वो पसंद तभी आती है जब एक तगड़ी लाइन होती है उसमें जो छू के चली जाए, तो फिर पूरा पीस आपके लिए मेरे लिए अच्छा हो जाता है। सही है। तो जो आदमी छूते हैं उसमें मैंने जो आपको लाइन बताई वो थी। तो भौमिक भाई की एक लाइन है सिर्फ कि इतने होश में हूँ, इतने होश में हूँ, शायद यही नशे की हद हो। ओहो, इतने होश में हूँ, शायद यही नशे की हद हो। क्या बात है भाई, मिलना पड़ेगा भौमिक भाई से। कहाँ हो, उनको क्यों नहीं बुलाया आज? वो कॉर्पोरेट में फंसे हुए। कोई ना भाई, डे शिफ्ट नाइट शिफ्ट। नहीं सही है भाई, तो डालना मैं भी देखूंगा इसके बाद। अरे पक्का, हम लोग शाम को उनको ऐसा होता शो पे बुलाएंगे। अरे वाह वाह, बिल्कुल बिल्कुल, उनसे मिला जाएगा। तो एक आखिरी क्वेश्चन के साथ हम लोग इसको रैप करें। हाँ तो अभी एक जमाना था जब मेड इन इंडिया वाले जैसे गाने बहुत चल रहे थे, फिर एक टाइम आया कि जब प्योर बॉलीवुड सब मेन स्ट्रीम गाने सुन रहे, रीमिक्स वगैरह बज रहा है। अभी एक इंडी का सीन वापस ग्रो हो रहा है, जैसे हमने बात की अभी चाय पीते हुए कि इंडी का सीन अभी ग्रो हो रहा है। तो यहाँ पर बहुत सारे ऐसे आर्टिस्ट हैं जो इंडी गाना पसंद करते हैं और गाते हैं, तो आपको उनके लिए एक मैसेज देना हो, क्योंकि हमने देखा है कि बहुत सारे लोग डीमोटिवेट हो जाते हैं, 2-3 बार परफॉर्म किया फिर वो कवर पे शिफ्ट हो जाते हैं, फिर संगीत ही छोड़ देते हैं, जो गलत है क्योंकि वो अच्छा गाते हैं। यार मेरे को यही चीज किसी ने पूछा था अभी, और होता है ना कि यार अभी कल आप साल भर पहले, अभी भी मैं वही, हम भी वही हैं यार, हम भी नए आर्टिस्ट हैं एक तरह से, और कोई पूछता है कि मतलब मैं क्या मोटिवेशन दूं यार, है ना। लेकिन लेकिन कहीं ना कहीं यार एक तो ये है कि यार ये एक तरह से फिल्टर है भाई, जो डटा रहेगा ना उसको ही मिलेगा ना भाई जो चाहिए, क्योंकि ये कोई ऐसे तो है नहीं कि भाई तुमने शुरू किया पहली दूसरी तीसरी चौथी बारी में ही तुम रॉक स्टार बन जाओगे, या हर लोग तुम्हारे लिए ऐसे तुम्हारा एक खतरनाक बेस बन जाएगा, ऐसे नहीं होता भाई, एक जर्नी लगती है कि नहीं। तो डायरेक्ट थोड़े ना यार कोई लोहा तप जाता है भाई, टेम्परेचर धीरे धीरे बढ़ेगा। तो मुझे ऐसे लगता है कि यार जो लोग जल्दी हार मान जाते हैं, कहीं ना कहीं वो उसको उतना चाह ही नहीं रहे, क्योंकि यार जितना लगेगा तो उसको तुमको पुश करना पड़ेगा। देखो पहली बात ये, पर फिर भी कई लोगों के विचारों के लाइफ होती है ऐसी, कई सर्कमस्टेंसेस ऐसे होते हैं, जैसे कि मैंने एक पोइट्री में कहा कि कौन नहीं चाहता बेफिक्री से जीना, मगर शायद उनके घर पे अच्छे हाल नहीं है। मैं तो कल ही चला जाऊं पहाड़ों में चाय पीने, पर पीछे माँ ने आवाज दी है कि दाल नहीं है। तो मेरे को लगता है सबका अपना अपना एक लाइफ है, उसके सिचुएशंस हैं। तो भाई जो भी करता है, मैं तो यही कहूंगा कि यार थोड़ा टाइम लगेगा, लेकिन आप करते रहो, और करते इसलिए रहो कि आपको मजा आए तो ही, अदरवाइज ऐसा नहीं है कि मेरे को करना है। वो मुझे लगता है आर्ट में वो सिस्टम नहीं है। मुझे लगता है मैं भी 5-6 साल से अगर ये कर रहा हूँ, तो ये नहीं कि मुझे कोई एम है कि मेरे को ये बनना है, मेरे को ये करना है। कभी, मैं सच बता रहा हूँ, मैंने ऐसा सोचा नहीं, है ना। मेरा ज्यादा से ज्यादा इतना चलता था कि भाई मेरे खर्चा पानी कैसे निकलेगा इससे इससे ज्यादा का मैंने कभी सोचा नहीं ज्यादा। बट मेरे को मजा आता था उसमें कि यार मैं एक्साइटेड रहता था कि यार आज हम यहाँ आए, कल वहाँ चलेंगे, ऐसा करेंगे, वहाँ पे हम श्रेय भाई से मिलेंगे, समझ रहे हो। एक वो लाइफ बन जाती है धीरे धीरे आपका, एक हर जगह पे एक बंदे बन जाते हैं, दोस्त बन जाते हैं, एक सर्कल बन जाता है। तो कहीं ना कोई एक्साइटमेंट रहती थी। तो अगर आपको अपने आर्ट के लिए एक्साइटमेंट है, उसका वो जो क्रिएशन का जो पार्ट है, कि आपको उसमें बहुत मजा आ रहा है, तो आप करो, अदरवाइज तो ही आई थिंक तो ही करो, अदरवाइज तो मुझे आपके वो जवाब में ना क्या जयपुर क्या दिल्ली वाला जो लिखा था ना, वो पूरी वाइब आ रही है कि आपने वही वाइब, ये भाई हम ही क्या लिखा पार्टी हो। मैं यही कहूंगा कि दोस्त, अगर आप उसके क्रिएशन का जो पार्ट है उसको, अगर उसमें आपको मजा आ रहा है, तब तो आप करते रहो। आज नहीं तो कल आपका सीन सेट होगा। और सीन सेट का क्या है, आप अगर अच्छा आर्ट रहेगा, अच्छा रहेगा, तो आज नहीं तो कल तुम्हारा खर्चा पानी भी निकलेगा, और तुमको धीरे धीरे क्राउड तुम्हारा बनेगा। जरूरी नहीं है बहुत फेमस होना ही सक्सेस क्या होती है यार। तुम अगर अपने दिल के गाने गा पा रहे हो, लोगों को सुना पा रहे हो, 4 लोग सुन रहे हैं, और तुम सेल्फ रिस्पेक्ट के साथ रोटी खा के सो रहे हो, ये सक्सेस है भाई। मेरे हिसाब से तो यही सक्सेस है। पर अगर आपको क्रिएशन में मजा नहीं आ रहा, और आपको लगता है कि यार आप बहुत फेमस हो जाओगे और आपको बहुत ये हो जाएगा, तब आपको मजा आएगा, तो भाई तब आपको बिल्कुल मजा नहीं आएगा, क्योंकि तब मजा उल्टा कम हो जाता है। क्योंकि
क्योंकि तब आप सिर्फ म्यूजिक का नहीं सोचते हो, तब आप दुनिया भर की भसड़ हो जाती है जिंदगी में कि आपको बने रहना है, आपको फॉलोअर्स लगाने हैं, आप क्या कह रहे हो कोई बुरा तो नहीं मान जाएगा, समझ रहे हो। हाँ। लेकिन जब आप शुरू कर रहे हो तो आर्ट आपको पे से नजर हाँ हट जाती तो जब आप शुरू तो आप दुनियादारी भी देखनी पड़ती है कि भाई ये बंदा इस लाइन से किसी 4 लोगों को मिर्ची ना लग जाए। ये ट्रूथ है, आपको भी पता है कि एक जैसे कोई आदमी फेमस होता है, बड़ा आदमी बनता है, जैसे भी मतलब उस सेंस में बड़ा कि फेमस हो गया, वो कितना डर डर के काम करता है, तुम देखना। वो सबको खुश रखने का कोशिश करता है, जो सबको खुश रखने का कोशिश करने लग जाए फिर वो आर्टिस्ट रहता नहीं है। तो मैं तो यही कहूँगा कि यार आप जो भी करते हो आप अपने मन से शुरू में अगर आप कर रहे हो तब तो एकदम बेबाक करो, क्योंकि अपने को किस बात का डर है? और तुमको अगर मजा आ रहा है, इस जर्नी में मजा आ रहा है तो करते रहो। अगर तुमको लगता है बाद में आएगा तो बिल्कुल नहीं आएगा, तो आप जो दूसरा काम आपको लग रहा है कि मैं ये कर लूंगा तो कर ही लो भाई, ज्यादा लेट मत करो। तो यही है मेरे, पता नहीं अब मैं समझ में आया कि नहीं आप लोगों को, बट मोटा मोटी बात यही है कि भाई आपको अपनी आर्ट में मजा आना चाहिए। आपको खुद मजा नहीं आएगा, भूल जाओ किसी को मजा आएगा, खुद को मजा आना बहुत जरूरी है भाई। ये तो है। हाँ, मैं ये बोल रहा था कि आपके वीडियोस आप जो डाले हैं उसमें तो सबको मजा आता ही, तो आप जो ये टोर लेके आए हो जो कर रहे हो तो उसमें क्या है? यार इस टूर में एक तो ये है कि सबको देखो, लाइव का मजा अलग होता है। मैं तो लाइव वाला आदमी ज्यादा हूँ। हाँ। जब मैं स्टूडियो में ऐसे गा रहा हूँ, जब सामने लोग नहीं बैठे ना, मेरा आधा रस तो वहीं थोड़ा सा कम हो जाता है ना। तो एक तो इससे क्या होता है, हर शहर में अपने सुनने वाले हैं, सब आए, महफिल बने, साथ में गाएं। और लाइव में क्या होता है कि बहुत सारे नए सुनाता हूँ मैं, कि भाई जो अभी तक रिलीज नहीं किए मैंने, मैं सुनाता हूँ। उसके अलावा इन गानों के भी जो कई गानों के एक्स्ट्रा स्टेंजा हैं, कुछ नया है, कुछ चेंज है। कुछ सोचो कोई गाना मैंने 2 साल पहले किया, 2 साल में मैं कुछ तो ग्रो किया होगा मैंने एज ए आर्टिस्ट, तो एज एन आर्टिस्ट उसमें कुछ मैंने ऐड किया है, तो वो मिलता है। एक और एक सामने बैठ के हम जब वो वाइब, इसीलिए तो लाइव होता है। तो वो है एक तो इसका पार्ट। दूसरा यार ये भी है कि कई कई जगह पे ना आपको लाइव शोज ऐसे बुलाया नहीं जाता जैसे क्लाइंट शोज होते हैं। जैसे अभी बनारस में मेरा शो था, या इवन वडोदरा ले लो, तो यहाँ पे इतने इंडी के ऐसे शोज होते नहीं होते। तो मेरे को काम आएगा नहीं ऐसे। लेकिन मैं चाहता हूँ कि वडोदरा में भी लोग हमें सुने, और जो ऑनलाइन सुनने वाले हैं उनसे हमें मिलने का मौका मिले। तो ये टूर का एक ये होता है कि आप हर जगह पे शो होता है। अब मैं यहाँ आया तो हम लोग मिल लिए भाई, नहीं पता नहीं यहाँ कब कोई शो होता है, क्या होता। एक तो ये हो गया, प्लस इसमें ये भी होता है कि आप धीरे धीरे आपका काम और बढ़ता है। देखो आप वो भी एक एस्पेक्ट है कि आप टिकट्स बेच रहे हो, तो आप कहीं ना कहीं अपनी आर्ट से आप कमाई भी कर रहे हो। और होता नहीं कि यार ऐसे एक वो दबा के काम करने वाला सीन कि यार हर जगह गाने गाएंगे, घूमेंगे फिरेंगे, 2 रुपए भी कमाएंगे और मजा आएगा। तो यही है भाई। तो 4 लाइन हो जाए। किस चीज की सुना बताओ 4 लाइन? आपके मन पसंदीदा गाने की, आपके गानों में सुनाओ किसी गाने या कुछ ऐसी हो जो आपको ट्राई करनी हो। आपका फेवरेट अभी राहगीर का फेवरेट क्या है ऐसा? हाँ मेरा फेवरेट यार, मैंने ना अभी एक नए तो मेरे को अभी आने वाले हैं कुछ गाने मेरे, लेकिन आप लोगों को देख के मुझे मेरा गाना है भाई राहगीर, ये हम कौन सी गाड़ी पे चढ़ गए, तो उसका फुल वर्जन आने वाला 25 तारीख को इसको। तो उसमें एक अंतरा मैंने नया ऐड किया है जो पहले वाले में, वो मैं सुनाता हूँ आपको। है भूखा रह के लड़के लेखक बन गया वो, झुकने को कहा दुनिया ने लेकिन तन गया वो। सबने कहा लिख शहद मगर उसने तेजाब लिखी, और बातें भी 2-4 नहीं एक पूरी किताब लिखी, एक पूरी किताब लिखी। ठेले पे समोसे के उसके फिर पन्ने फड़ गए, भाई राहगीर ये हम कौन सी गाड़ी पे चढ़े, क्या बात, भाई राहगीर ये हम कौन सी गाड़ी पे चढ़े। क्या तो यही है भाई, ये मेरी कहानी है हम सबकी। तो जो भी देख रहे उन सबको मेरी तरफ से खूब प्यार और धन्यवाद। और आप लोगों का भी भाई बातें की
और बहुत ही ऐसे इनफॉर्मल सा और मजा आया। मजा आया। सच बता रहा हूँ, कोई जब मुझे इंटरव्यू से बोलता है तो मेरी फटने लगती है लेकिन आज हम बैठे मजा आया, मुझे बहुत अच्छा लगा। और आप जो भी देख रहे हैं भाई, हम सब भी अपने अपने मन की करो, बढ़िया। थैंकफुल है आपके लिए कि आपने टाइम निकाला हमारे अरे लिए। कोई नहीं, मजा आया मुझे यार, कोई देखेगा हमसे कनेक्ट करेगा और अच्छा लगेगा। तो जिसको ये वीडियो पसंद आया वो लाइक करे, कमेंट करे, चैनल को सब्सक्राइब करे और आगे वीडियोस के लिए बने रहे बिल्कुल, और 4 दोस्तों को भेज भी देना। जरूर।